Dear students, in part 1, we have learnt the meaning of constitutions and how the constitution was formed, right? And in part 2, we are going to learn why do we need constitution and salient features of our constitution. Okay, now why do we need a constitution? हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? अगर संविधान ही नहीं होता तो क्या हो सकता है? Okay, what if there is नो कॉन्स्टिट्यूशन? क्या होता अगर संविधान नहीं होता? नो कंट्री कैन फंक्शन विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, कोई भी कंट्री काम ही नहीं कर सकती है अगर संविधान होता ही नहीं. अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स मैनी ऑब्जेक्टिव्स. बहुत ही सारे ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करता है संविधान. ओके, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच फाइनली वीव्स द इथोस एंड आइडियाज़ ऑफ द कंट्री. ये संविधान जो है वो क्या दिखाता है, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो हमारी भारत की जो है नीति और भारत की जो विचारधारा है उसको रिप्रेजेंट करता है. ओके, कि एक भारत जो है वो किस तरह का कंट्री है, भारत के लोग जो है किस तरह का ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं. ओके, इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट आवर कंट्री वुड हैव. किस तरह की गवर्नमेंट हमारी है भारत की. फॉर एग्जांपल वो मोनार्कियल है कि फिर वो डिक्टोरियल है कि फिर वो डेमोक्रेटिक है. ओके, हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री. किस तरह से भारत अपनी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन करता है वो सब संविधान में होता है. इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी इलेक्ट अ लीडर्स सो दैट दे कैन रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन आवर बिहाफ. हमारी तरफ से हम इलेक्शन में एक लीडर को चूज़ करते हैं, लीडर को हम इलेक्ट करते हैं. क्यों? ताकि हमारा जो भारत है वो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है. इसीलिए भारत के लोगों को ये सत्ता मिली हुई है कि वो हर 5 साल के बाद जो इलेक्शन होता है उसमें अपने लीडर को इलेक्ट करे और उनकी तरफ से लीडर क्या करेगा, भारत को गवर्न करेगा. However, there are provisions in the constitution to check the misuse of power by the leaders. भारत के संविधान में ये भी प्रावधान है कि अगर भारत के जो लीडर है वो उनके पावर का मिसयूज़ ना करे और अगर मिसयूज़ करते हैं तो उनके लिए भी कोई ना कोई पनिशमेंट संविधान में है. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. भारत के संविधान में क्या क्या उसके जो मेन फीचर्स है वो क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है. तो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डेमोक्रेटिक रूल, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट. ओके, इंडिया हैज़ एडोप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. भारत ने डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट चूज़ की हुई है. डेमोक्रेटिक मीन्स लोकशाही, लोगों का चलता है. ठीक है, क्या है लोगों का चलना? लोकशाही. डेमोक्रेटिक मीन्स गवर्नमेंट रन बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बाय एंड टू द पीपल, ऑफ द पीपल. ओके, जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन आवर कंट्री एवरी 5 years. हर 5 साल के बाद हमारे भारत में इलेक्शन होते हैं. सिटीजन्स अबाउ द एज ऑफ 18 आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट. 18 या 18 से ऊपर की एज के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको हक मिला हुआ है, राइट मिला हुआ है कि वो अपने लीडर को चूज़ कर सके थ्रू द वोटिंग. ओके, वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन. ओके, डेमोक्रेसी को विदाउट इलेक्शन हम इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम वोटिंग करने जाएंगे ही नहीं, हम हमारे लीडर को चूज़ ही नहीं करेंगे और अरे गरे कोई लीडर बन जाएगा तो वो भारत को कैसे गवर्न करेगा. ओके, वो आपको सोचना है. People all over the country play their role in electing their representatives. हर कोने कोने में, हर स्टेट में से जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं. Any voter of the country can contest an election irrespective of his or her religion, caste, class और gender. कोई भी वोटर जो है वो इलेक्शन में पार्ट ले सकता है, मतलब वोटिंग कर सकता है, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, चाहे वो फीमेल हो, मेल हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई क्लास का हो. ठीक है, यहाँ पे कोई भी उनके लिए बाधा नहीं है, कोई भी मतलब रुकावट नहीं है कि यही कास्ट वालों को करना है, यही रिलीजन वालों को करना है. दैट इज़ नॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल
for 5 years. Every citizen enjoys the freedom to follow religion of his or her choices as well as freedom of speech and expression and thoughts. हमारे भारत के लोगों को ये फ्रीडम मिला हुआ है कि वो चाहे कोई भी रिलीजन उसको फॉलो करना है वो रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, वो रिलीजन चेंज भी कर सकते हैं. भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, थॉट्स भी है. ठीक है, वो लोग बोल सकते हैं, अपना जो चुनाव है वो भी कर सकते हैं. ठीक है, अपना जो विचार है वो पीएम तक सीएम तक पहुंचा भी सकते हैं. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू सेक्युलरिज्म. व्हाट इज सेक्युलरिज्म? The secular nation means that the government does not conform to the norms of any particular region in its system of governance. भारत के संविधान में ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में कोई एक ही रिलीजन वाले लोग रह सकते हैं और या तो हमारे भारत में रहना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदू रिलीजन ही फॉलो करना है. ऐसा हमारे भारत के संविधान में नहीं है. ठीक है, तो हमारे भारत में रहने वाले लोग कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं. कभी किसी को ऐसा लगा कि उसको हिंदू से क्रिश्चियन बनना है तो वो क्रिश्चियन भी बन सकते हैं. उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए हैं. ओके, सिटीजन्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ, सेक्ट और रिलीजन. भारत के नागरिक को कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव. ओके, कि किसी को अगर कोई भगवान में श्रद्धा है, किसी को जीसस में, किसी को अल्लाह में, किसी को राम में, किसी को कृष्णा में, किसी को बापा सीताराम में, तो यहाँ पे कोई बाधाएं नहीं है. कोई भी सेक्ट यानी कोई भी संप्रदाय वो फॉलो कर सकते हैं और कोई भी रिलीजन भी वो फॉलो कर सकते हैं. एवरी सिटीजन एन्जॉयज द राइट टू फॉलो एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस. कोई भी फॉलो कर सकता है, जो रिलीजन चाहे वो फॉलो कर सकता है. ठीक है, और अपने रिलीजन को वो प्रोपेगेट भी कर सकता है. Okay, we will move to next page of the chapter, that is republic. Republic means a government that obtains power from people directly or indirectly. Okay, republic का मतलब क्या होता है? तो गवर्नमेंट पावर लेती है लोगों से, या तो डायरेक्टली लेती है या तो इनडायरेक्टली लेती है, उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं. ओके, वी हैव एडोप्टेड अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. हमारे पास डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ सिस्टम है. क्या मतलब है उसका? विच मीन्स दैट पावर्स आर नॉट लिमिटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू प्रिविलेज पीपल, रादर इट इज़ एक्सेसिबल टू ऑल द सिटीजन्स irrespective of their caste, class, religion और gender. ओके, कोई एक धर्म के लोग के पास, कोई एक क्लास या कास्ट के लोगों के पास ये सत्ता नहीं होती है. हर कोई लोगों के पास ये प्रिविलेज है कि वो वोट भी कास्ट कर सकता है और किसी को अगर इलेक्शन में खड़ा रहना है, किसी को एमएलए बनना है, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो वो बन भी सकता है. ठीक है, तो इसलिए हमारा भारत में लोगों का राज चलता है. क्यों लोगों का राज चलता है? क्योंकि लोग अपने लीडर चुनते हैं बाय द इलेक्शंस. इसीलिए यहाँ पे रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है हमारी. अंडरस्टूड? नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. हमारी गवर्नमेंट के ये जो है 3 मेन ब्रांचेस है, लेजिस्लेचर, executive and judiciary. Okay, legislature makes laws. Executive with the help of the civil services officers implemented the laws, and judiciary makes people follow the law and does the work of providing justice. लेजिस्लेचर क्या काम करता है? तो लॉ बनाने का काम करता है. ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या काम करता है? तो बहुत सारे आपने IAS IPS ऑफिसर्स का नाम तो सुना ही होगा. ठीक है, तो ये सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं. वो सब मिलके ये जो लॉ बनाए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और करवाते हैं. ठीक है, और जुडिशरी क्या काम करती है? जुडिशरी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव से अलग पार्ट है. ठीक है, तो क्यों अलग पार्ट है वो हम बाद में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. अभी क्या देखते हैं? तो जुडिशरी क्या करता है? लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है. अंडरस्टूड? Now we will move on. Federal state. India is a federal state. There is a distribution of subjects on which the central or the state government can frame laws. Federal state means unity of the states
and it is directly connected with the central government. Okay, भारत में फेडरल स्टेट होता है, यूनिटरी टाइप सिस्टम नहीं है, यहाँ पे फेडरल सिस्टम है। क्यों? तो कि जितने भी स्टेट्स हैं भारत के, ठीक है, टोटल 29 या 28 स्टेट्स आर देयर। अभी जम्मू कश्मीर निकल गया है, ठीक है, वो यूनियन टेरिटरी बन गया है, इसलिए 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है। तो ये यूनियन टेरिटरीज इसमें नहीं आएगा। तो टोटल 28 स्टेट जो है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके अपना लॉज बनाते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ सहयोग से मिलकर काम करते हैं। तो इसीलिए ये जो भारत है वो फेडरल स्टेट माना जाता है। देयर आर 3 सच लिस्ट: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द सेंट्रल कोकरेंट लिस्ट। ओके, तो ये जो 3 लिस्ट है वो फेडरल स्टेट में आते हैं। लॉज फ्रेम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल टू द एंटायर नेशन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है तो वो हर स्टेट के लिए वो लागू होता है, और उसके अलावा कोई स्टेट अपने लिए अलग से अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ लॉज बनाना चाहता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करके फिर लॉ भी बना सकते हैं। अंडरस्टूड? वी विल मूव ऑन to the last part of this chapter. Okay, fundamental rights. Fundamental rights of Indian citizens are provided by the Constitution of India that was adopted on the 26th of November in the year 1949 but was put in use on 26th of January 1950. ये हमने देखा था कि भारत का जो संविधान है 26 ऑफ नवंबर 1949 को पास किया गया था, पर जो यूज़ में कब आया, इम्प्लीमेंट कब किया गया, तो 26 ऑफ जनवरी 1950। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ये जो डेट एंड ईयर है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। The fundamental rights of Indian citizens guarantee that the residents of land can lead a peaceful life as long as they inhabit the country. The individual fundamental rights of Indian citizens are most of the time similar in all democratic countries. ओके, तो भारत में फंडामेंटल राइट्स क्यों बनाए गए हैं? ताकि लोग शांति से रह सके, सुकून से रह सके जो कंट्री में वो रह रहे हो। ओके, तो क्या इंडिविजुअल राइट्स है, फंडामेंटल इंडिविजुअल राइट्स भारत में, वो देखते हैं। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ, लॉ के आगे सब इक्वल है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन को फॉलो करना है वो कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स। तो ये जो 5 लॉ है, इसके अलावा भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन आपकी बुक में ये 5 दिए हैं, तो ये 5 लॉज आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।